नमस्कार। ID24 के खास कार्यक्रम सोशल मीडिया स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो चलिए एक नजर डालते हैं क्या है आज की सुर्खियां। अयोध्या में राम मंदिर पर धर्मध्वजा फहरा गई है। मोदी इस दौरान भावुक हो गए। पीएम मोदी ने कहा कि अब मान से गुलामी से मुक्ति का लक्ष्य है। सीएम योगी ने कहा कि पीढ़ियों की प्रतीक्षा साकार हुई है। जिन्होंने प्राण अर्पण किए उनकी आत्मा तृप्त हुई है, ऐसा मोहन भागवत ने कहा है। सीएम डॉक्टर मोहन ने अमृत योजना 2.0 का शुभारंभ कर दिया है। तो चलिए अब सुर्खियों के बाद रुक करते हैं खबरों की ओर। अयोध्या का राम मंदिर आज संपूर्ण हो गया। प्राण प्रतिष्ठा के 673 दिनों के बाद पीएम मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण किया। सुबह 11:50 पर अभिजीत मुहूर्त में बटन दबाते ही 2 किलो की केसरिया ध्वजा 161 फीट ऊंचे शिखर पर फहराने लगी। पीएम मोदी भाव विभोर हो गए। उन्होंने धर्म ध्वजा को हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। पीएम मोदी ने कहा कि आज सदियों के घाव भर गए हैं। हम देश को गुलामी की मानसिकता से मुक्त करके रहेंगे। इसी मानसिकता ने वर्षों तक भगवान श्री राम को काल्पनिक बताया था। ध्वजारोहण से पहले पीएम मोदी ने मोहन भागवत के साथ मंदिर की पहली मंजिल पर बने राम दरबार में पूजा और आरती भी की। इसके बाद रामलला के दर्शन किए। पीएम रामलला के लिए वस्त्र और चंवर लेकर के पहुंचे थे। पीएम मोदी ने साकेत कॉलेज से राम जन्मभूमि तक 1.5 किलोमीटर लंबा रोड शो भी किया। इस दौरान स्कूली छात्रों ने काफिले पर फूल बरसाए और जगह जगह महिलाओं ने उनका स्वागत किया। पहले चर्चा थी कि ध्वजारोहण समारोह के लिए अमिताभ बच्चन समेत कई सेलिब्रिटीज को न्योता भेजा गया है, लेकिन कोई नहीं पहुंचा। चारों शंकराचार्यों को छोड़कर देश भर के मठों के संत मंदिर परिसर में मौजूद रहे। शहर को 1000 क्विंटल फूलों से सजाया गया। मंदिर में 5 लेयर सुरक्षा रही। ATS, NSG, SPG, CRPF और PAC के जवान तैनात रहे। रामलला ने आज सोने और रेशम के धागों से बने पीतांबर वस्त्र धारण किए। पीएम मोदी ने कहा कि हर कालखंड में श्री राम के विचार ही हमारी प्रेरणा बनेंगे। विकसित भारत की यात्रा को गति देने के लिए ऐसा रथ चाहिए जिसके पहले पहिए शौर्य और धैर्य हों। ऐसा रथ जिसकी ध्वजा नीति नियत के साथ समझौता ना करे। ऐसा रथ जिसके घोड़े बल, विवेक, संयम और परोपकार हो। ऐसा रथ जिसकी लगाम क्षमा, करुणा और संभाव हो। जहां सफलता का अहंकार नहीं, असफलता में भी दूसरों के प्रति सम्मान बना रहे। ये पल कंधे से कंधा मिलाने का है। ये पल गति बढ़ाने का है। हमें वो भारत बनाना है जो राम राज्य से प्रेरित हो। ये तभी संभव है जब स्वयं से पहले राष्ट्रहित होगा। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम के उद्घोष के साथ संबोधन समाप्त हुआ। पीएम मोदी ने करीब 32 मिनट तक का भाषण दिया। अयोध्या में श्री राम मंदिर पर धर्मध्वजा फहराई गई है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुक हो गए। 161 फीट ऊंचे शिखर पर 2 किलो की केसरिया ध्वजा फहरा रही है। उन्होंने कहा कि अब मानसिक गुलामी से मुक्ति का लक्ष्य है। साथ ही कहा कि जीत सत्य की होती है, असत्य की नहीं। आज सदियों के घाव भर रहे हैं। जब हम नहीं रहेंगे तब भी देश तो रहेगा। राम को भी काल्पनिक बताया गया। हर कालखंड में राम के विचार ही हमारी प्रेरणा बनेंगे। भारत को गुलामी की मानसिकता से मुक्त करके ही रहेंगे। साथ ही पीएम ने यह भी कहा कि अयोध्या वो भूमि है जहां आदर्श आचरण में बदलते हैं। राम मंदिर के शिखर पर 22 फीट लंबी और 11 फीट चौड़ी धर्मध्वजा लहरा रही है। पीएम मोदी और मोहन भागवत ने धर्मध्वजा को फहरा दिया। आज अयोध्या नगरी भारत की सांस्कृतिक चेतना के एक और उत्कर्ष बिंदु की साक्षी बन रही है। आज संपूर्ण भारत, संपूर्ण विश्व राममय है। भगवान श्री राम के गर्भगृह की अनंत ऊर्जा, श्री राम परिवार का दिव्य प्रताप इस धर्म ध्वजा के रूप में इस दिव्यतम भव्यतम मंदिर में प्रतिष्ठापित हुआ है। और साथियों, ये धर्म ध्वजा केवल एक ध्वजा नहीं, ये भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का ध्वज है। इसका भगवा रंग, इस पर रचित सूर्य वंश की ख्याति, वर्णित ओम शब्द और अंकित कोविदार वृक्ष राम राज्य की कीर्ति को प्रतिरूपित करता है। ये ध्वज संकल्प है। ये ध्वज सफलता है। ये ध्वज संघर्ष से सृजन की गाथा है।
ये ध्वज सदियों से चले आ रहे स्वप्नों का साकार स्वरूप है। ये ध्वज संतों की साधना और समाज की सहभागिता की सार्थक परिणति है। साथियों, आने वाली सदियों और सहस्त्र शताब्दियों तक ये धर्म ध्वज प्रभु राम के आदर्शों और सिद्धांतों का उद्घोष करेगा। अयोध्या वह भूमि है जहां आदर्श आचरण में बदलते हैं। यही वह नगरी है जहां श्री राम ने अपना जीवन पथ शुरू किया था। विकसित भारत बनाने के लिए भी समाज की इसी सामूहिक शक्ति की आवश्यकता है। साथियों, अगर हम ठान लें अगले 10 साल में मानसिक गुलामी से पूरी तरह मुक्ति पा लेंगे और तब जाकर के ऐसी ज्वाला प्रज्वलित होगी, ऐसा आत्मविश्वास बढ़ेगा कि 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा होने से भारत को कोई रोक नहीं पाएगा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि आज हम सबके लिए एक सार्थकता का दिवस है। इतने लोगों ने सपना देखा, प्रयास किया और प्राण अर्पण किए। आज उनकी स्वर्गावस्था आत्मा तृप्त हुई होगी। आज वास्तविक रूप में अशोक जी, संत परमहंस चंद्रदास, आदरणीय डालमिया जी की आत्मा को शांति मिली होगी। आज मंदिर की शास्त्रीय प्रक्रिया भी पूर्ण हो गई है। राम राज्य का ध्वज जो कभी अयोध्या में फहराता था, जो पूरी दुनिया में अपने आलोक से समृद्धि प्रदान करता था, आज धीरे धीरे ऊपर उठते हुए अपनी आंखों से देखा है। रथ चलाने के लिए 7 घोड़े हैं, उन्हें नियंत्रण करने के लिए भी लगाम है। रस्सा नहीं है, सारथी नहीं है तो ऐसी गाड़ी नहीं चल सकती। लेकिन रोज पूरब से पश्चिम जाना सूर्य भगवान करते हैं, क्योंकि कार्य की सिद्धि सत्व से होती है। हिंदू समाज ने 550 साल अपने सत्व को सिद्ध किया। राम मंदिर बन गया, रामलला आ गए। मोहन भागवत ने कहा कि छाया बांटने वाले भारत को खड़ा करने का काम शुरू से हो गया है। हमें सभी विपरीत परिस्थितियों में भी काम करना है। संकल्प की पुनरावृत्ति का दिवस है। सबके लिए खुशी बांटने वाला, शांति बांटने वाला भारतवर्ष खड़ा करना है। यह विश्व की अपेक्षा है, हमारा कर्तव्य है। रामलला का नाम लेकर इस कार्य की गति बढ़ाएं। जैसा कि सपना देखा था उन लोगों ने, बिल्कुल ही वैसा, उससे भी अधिक और भव्य मंदिर बन गया है। मोहन भागवत ने करीब 11 मिनट भाषण दिया। अयोध्या में राम मंदिर पर धर्म ध्वजा फहराई गई है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी भावुक हो गए। 161 फीट ऊंचे शिखर पर 2 किलो की ध्वजा फहरा रही है। भागवत ने कहा कि राम मंदिर आंदोलन में जिन्होंने अपने प्राण अर्पण किए, आज उनकी आत्मा को तृप्ति मिली है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि आज हम सबके लिए एक सार्थकता का दिन है। इतने लोगों ने सपना देखा था, इतने लोगों ने प्रयास किए, इतने लोगों ने अपने प्राण अर्पण किया और आज उनकी आत्मा तृप्त हुई होगी। आज वास्तव में अशोक सिंघल जी को वहां शांति मिली होगी। उन्होंने अपने प्राण अर्पण किए और अपना पसीना बहाया तथा जो पीछे रहे वो भी मन में इच्छा करते रहे कि मंदिर बनेगा बनेगा। और आज मंदिर निर्माण की शास्त्रीय प्रक्रिया पूर्ण हो गई, ध्वजारोहण हो गया। हमने इसे अपनी आंखों से देखा है। आज हम सबके लिए एक सार्थकता का दिवस है। इतने लोगों ने सपना देखा, इतने लोगों ने प्रयास किए, इतने लोगों ने अपने प्राण अर्पण किए। आज उनकी स्वर्गस्थ आत्मा तृप्त हुई होगी। आज वास्तव में अशोक जी को वहां शांति मिली होगी। महंत रामचंद्र दास जी महाराज, श्रीमान डालमिया जी, कितने संत, कितने गृहस्थ, कितने विद्यार्थी, उन्होंने अपना प्राणार्पण किया, अपना पसीना बहाया। जो पीछे रहे वो भी रोज ये इच्छा मन में व्यक्त करते रहे कि मंदिर बनेगा बनेगा, बन गया। और आज उस मंदिर निर्माण की शास्त्रीय प्रक्रिया पूर्ण हो गई।
ध्वजारोहण हो गया। राम राज्य का ध्वज जो कभी अयोध्या में फहराता था और संपूर्ण विश्व में अपने आलोक से सुख शांति प्रदान करता था, वो ध्वज आज फिर से नीचे से ऊपर चढ़ता हुआ और अपने शिखर पर विराजमान होता हुआ हमने अपनी आंखों से देखा है, इसी देह में देखा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ध्वजारोहण यज्ञ की पूर्णाहुति नहीं बल्कि नए युग का शुभारंभ है। बीजेपी सरकार बनने पर 2014 में जिस संभावना, संकल्प और विश्वास का सूर्योदय हुआ, आज वही तपस्या और अनगिनत पीढ़ियों की प्रतीक्षा साकार हुई है। श्री राम मंदिर पर फहराता केसरिया ध्वज धर्म, मर्यादा, सत्य, न्याय और राष्ट्र धर्म का भी प्रतीक है। संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता। सभी ने 11 वर्षों में बदलते हुए भारत को देखा है। 500 वर्षों में साम्राज्य बदले, पीढ़ियां बदली, लेकिन आस्था अडिग रही। आस्था न तो झुकी न रुकी। जन जन का विश्वास अटल था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे संगठन के हाथों में कमान आई तो हर मुंह से एक ही उद्घोष निकलता था, रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। आज सफल तपो तीरथ त्यागो, आज सुफल जप जोग विरागो, सफल सकल शुभ साधन साजो, राम तुम्हें अवलोकत आजो। श्री अयोध्या धाम में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर पर ध्वजारोहण एक यज्ञ की पूर्णाहुति नहीं बल्कि एक नए युग का शुभारंभ है। बहनों और भाइयों, प्रभु श्री राम का यह भव्य मंदिर 140 करोड़ भारतीयों की आस्था, सम्मान और आत्म गौरव का प्रतीक है। विवाह पंचमी का यह दिव्य संयोग इस उत्सव को और भी पावन बना रहा है। ध्वजारोहण उस सत्य का उद्घोष है कि धर्म का प्रकाश अमर है और राम राज्य के मूल्य कालजयी हैं। श्री राम मंदिर पर फहराता यह केसरिया ध्वज धर्म का प्रतीक है, मर्यादा का प्रतीक है, सत्य, न्याय और राष्ट्र धर्म का भी प्रतीक है। तो नहीं दरिद्र कोहु दुखी न दीना, नहीं कोहु अबुद न लक्षण हीना। बहनों और भाइयों, पिछले 500 वर्षों में साम्राज्य बदले, पीढ़ियां बदली, किंतु आस्था अडिग रही, अचल रही। आस्था न झुकी और न रुकी। जन जन को विश्वास अटल था। और जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे यशस्वी संगठन के हाथों में कमान आई तो हर एक मुंह से बिना किसी परवाह करके एक ही उद्घोष निकलता था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं, लाठी गोली खाएंगे, मंदिर वहीं। और एक समय था जब ये वैभवशाली अयोध्या संघर्षों, अराजकता, बदहाली का शिकार बन चुका था। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में आज अयोध्या उत्सवों की एक वैश्विक राजधानी बन रही है। यहां हर दिन एक पर्व है, हर दान एक प्रताप है और हर दिशा में राम राज्य की पुनर्स्थापना का दिव्य अनुभूति हो रही है। आज श्री राम लला की ये पावन नगरी आस्था और आधुनिकता की, आस्था एवं अर्थव्यवस्था के एक नए युग में प्रवेश कर चुकी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज कोलार क्षेत्र में 194 करोड़ रुपए की लागत वाले विकास पर्व का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 10 करोड़ की लागत से निर्मित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम का लोकार्पण किया। इसके साथ ही उन्होंने 184 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं को जनता को समर्पित किया। इस मौके पर विधायक रामेश्वर शर्मा, स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग, राज्य मंत्री कृष्णा गौर, महापौर मालती राय समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा
कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के योगदान को याद करते हुए धारा 370 को लेकर कांग्रेस पर तीखे प्रहार किए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने 370 को हटाकर के ऐतिहासिक कदम उठाया है। कार्यक्रम में अमृत 2.0 परियोजना के तहत 155 करोड़ के सीवेज निर्माण कार्य और 29 करोड़ की लागत से बने सांदीपनि विद्यालय का भी लोकार्पण किया गया। जोरदार अभिनंदन करें अपने खेल के ऊर्जा से सराबोर अद्भुत कार्यक्रम में, और जिसके नाम पर ये स्टेडियम बना है वो अद्वितीय व्यक्तित्व, जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनने कहा कि ये धारा 370 नहीं, ये भविष्य में बहुत बड़ी कीमत देश इसका चुकाएगा। मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया और कश्मीर जाकर आंदोलन करने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि ये 370 भविष्य में कलंक साबित होगी, लेकिन कांग्रेस के ऊपर इसका असर नहीं हुआ। उनकी उस समय की गई हत्या को दबाने का प्रयास किया गया। मुझे गर्व है यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वो 370 का कलंक हटा करके हमने अपने उस समय के संकल्प को पूरा किया। जब देश के दुश्मनों से भारत की सेना पाकिस्तान में घुस के उनको मारने का काम करती है, तो ये पप्पू उनसे सबूत मांगते। देखो कांग्रेस और कांग्रेस वालों को, मैं भोपाल वालों को बधाई देना चाहता हूँ। ये भोपाल सहित प्रदेश और देश डॉक्टर मुखर्जी के बलिदान को भूलने वाला नहीं है। 43 में की गई गलती को माननीय मोदी जी ने दूर किया और डॉक्टर मुखर्जी के बलिदान को याद रखने के लिए इतना भव्य दिव्य स्टेडियम दिया। जोरदार अभिनंदन करो इस बात के लिए। ये हमारी सरकार और काम करने का तरीका है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी आउटडोर, इंडोर, बास्केटबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल और मलखम, खो खो, कबड्डी 18 और बैडमिंटन 18 प्रकार के गेम यहाँ पर होंगे। ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा है और जिम भी इसमें डाला गया है, बनाया गया है। तो इसका आज उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। साथ में एक हमारा कटारा बर्रई में संदीपनी स्कूल 1 से लेकर 12वीं तक बनकर तैयार है। आज उसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। हुजूर विधानसभा के अंदर 155 करोड़ की सीवेज लाइन डालेंगे। पूरे भोपाल में 1000 करोड़ का काम है, उसका भूमि पूजन भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। कुछ मांगे हमने की थी, उन मांगों को भी माननीय डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार किया। आज खुशी और आनंद के पर्व पर यह हुआ है और अयोध्या में भी झंडा फहरा गया है। वहाँ धर्म ध्वजा फहराई गई है और विकास के कामों के ध्वज यहाँ भी फहराया गया है। राम भी है। और 2025 के महिला वनडे वर्ल्ड कप फाइनल में भारत को ऐतिहासिक जीत दिलाने वाली शेफाली वर्मा ने एक नई कार खरीद ली है। शेफाली वर्मा ने नई कार खरीद ली है और इस कार को खरीदने के बाद उन्होंने इसे सोशल मीडिया पर भी साझा किया है। तो फाइनल में भारत को उन्होंने ऐतिहासिक जीत MG साइबर बस्ट उन्होंने खरीदी है, जो फुल चार्ज करने पर 520 किलोमीटर की जो रेंज ये कार है देती है। फाइनल में भारत को उन्होंने ऐतिहासिक जीत दिलाई थी। इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार MG साइबर बस्टर उन्होंने खरीदी है। शेफाली ने साइबर बस्टर का एंडीज ग्रे कलर चुना है, जो कि रेड कलर के कन्वर्टेबल रूफ के साथ आता है। इलेक्ट्रिक रोडस्टर की जो कीमत है वो 75 लाख रुपए एक्स शोरूम कीमत है। ये भारत की पहली इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार है जो फुल चार्ज में 520 किलोमीटर चलती है। कंपनी का यह दावा है कि साइबर बस्टर 3.2 सेकंड में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है। क्रिकेट ग्राउंड पर डिलीवरी इवेंट हुआ, जहां शेफाली ने रेड कारपेट पर कार को रिबन काट करके रिसीव किया। MG इंडिया ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया है, जिसमें शेफाली कार के केबिन को एक्सप्लोर करती नजर आ रही हैं। MG साइबर बस्टर अपनी स्पोर्टी कन्वर्टेबल और लो स्लंग डिजाइन की वजह से एकदम अलग दिखती है। इसमें स्किजर डोर यानी ऊपर की ओर खुलने वाले दरवाजे दिए गए हैं। ये भारत की सबसे सस्ती कार है जिसमें ऐसे यूनिक डोर्स दिए गए हैं। ये गाड़ी 4 डुअल टोन कलर ऑप्शन फ्लेयर रेड, न्यूक्लियर येलो, एंडिस ग्रे और मॉडर्न बेज में आएगी। इसमें फ्लेयर रेड और न्यूक्लियर येलो कलर के साथ ब्लैक रूफ मिलेगी, जबकि एंडिस ग्रे और मॉडर्न बेज कलर ऑप्शन के साथ रेड रूफ टॉप दिया जाएगा। साइबर बस्टर में फाइटर जेट कॉकपिट जैसे डैशबोर्ड डिजाइन के साथ 3 स्पोक फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील दिया गया है।
यहाँ कवर्ड डिस्प्ले दी गई है जो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और इंफोटेनमेंट स्क्रीन को एक साथ जोड़ता है। सेंटर कंसोल में बड़े गियर सिलेक्टर बटन है जो एक वर्टिकल डिस्प्ले के बगल में है और टच सेंसिटिव क्लाइमेट कंट्रोल बटन ड्राइवर की तरफ से थोड़े से टिल्टेड हैं। असम विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन गायक जुबिन गर्ग की मौत का मुद्दा गर्मा गया। विपक्ष ने इस पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव लाया जिसे स्पीकर ने मंजूरी दे दी। इसके बाद मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक ऐसा बयान दिया जिसने पूरे सदन का माहौल ही बदल दिया। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने विधानसभा में कहा कि गायक जुबिन गर्ग की मौत हादसा नहीं बल्कि साफ तौर पर हत्या है। जुबिन की 19 सितंबर को सिंगापुर में समुद्र में तैरते समय मौत हो गई थी। इस मामले की जांच कर रहे आयोग ने गवाहियां और सबूत जुटाने की समय सीमा बढ़ा करके 12 दिसंबर कर दी है। बहस के दौरान मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि जुबिन गर्ग की मौत किसी सामान्य दुर्घटना से नहीं हुई है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ये ना तो किसी लापरवाही का मामला है, ना किसी आपराधिक साजिश यानी प्लान से बनाई हुई घटना का है। उनके मुताबिक ये एक सीधी हत्या है। उन्होंने विधानसभा में दिया अपना पूरा बयान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी शेयर किया। जानकारी के मुताबिक 52 साल की जुबिन गर्ग की 19 सितंबर को सिंगापुर में समुद्र में तैरते समय मौत हो गई थी, जब से एक दुखद हादसा बताया गया था। लेकिन अब मुख्यमंत्री के बयान के बाद मामला नया मोड़ लेता दिख रहा है। जुबिन की मौत की जांच के लिए असम सरकार ने एक सदस्यीय आयोग बनाया है जिसकी अगुवाई गुवाहाटी हाई कोर्ट के जज जस्टिस सौमित्र कर रहे हैं। यह आयोग 3 नवंबर से लोगों के बयान और कागज इकट्ठे कर रहा है। पहले आयोग को अपनी रिपोर्ट 21 नवंबर तक देनी थी, लेकिन अब सबूत जमा करने और गवाहियों की रिकॉर्डिंग की समय सीमा बढ़ाकर 12 दिसंबर कर दी गई है। सेकेंड, आमी सिद्धार्थ शर्मा और श्यामकानु महंतक आमी मेटेरियल दिसु जे एलओआर क्यों इश्यू हुआ नहीं, लेटर ऑफ रोगेटरी क्यों दिया नहीं। दीज आर आर्गुमेंट ऑफ डिफेंस। कोर्टत कोने बिलाक आर्गुमेंट करे, এই আর্গুমেন্ট করে ডিফেন্স কাউন্সিলে। আজি গুৱাহাটীৰ উকিলে কৈছে যে আমি আর্গুমেন্ট নকৰো, দেয়ার উইল বি নো ডিফেন্স কাউন্সিল। তাৰ ডিফেন্স কাউন্সিল এতিয়া অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া হৈছে। দিনে ৰাতিয়ে ভুল উলিয়ায়। যেতিয়া সেকশন 112 কি মই বিএনএছৰ সেকশন 112 কি যোনে নিজক স্মার্ট ভাবে তাৰ উত্তৰো আমাৰ লগত আছে। गर्ग की मौत का जो मामला था वो गूंजा था। इथियोपिया का हेली गुब्बी ज्वालामुखी 12,000 साल बाद अचानक से फट गया। इस विस्फोट से उठने वाली राख और सल्फर डाइऑक्साइड करीब 15 किलोमीटर ऊंचाई तक पहुंच गई। ये लाल सागर पार करते हुए यमन और ओमान तक फैल गई। ये राख इथियोपिया से 4300 किलोमीटर दूर भारत के राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, एनसीआर और पंजाब तक फैल गई। इस गुबार की वजह से एयर इंडिया ने अपनी 11 उड़ानें भी रद्द कर दी थी। इस गुबार की ऊंचाई इतनी ज्यादा थी कि आम लोगों की जिंदगी पर इसका असर काफी कम हुआ। ये विस्फोट अफार इलाके में हेली गुब्बी ज्वालामुखी में हुआ। ये इतना पुराना और शांत ज्वालामुखी था कि आज तक इसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं था। इस घटना में किसी की मौत नहीं हुई है, लेकिन यमन और ओमान की सरकार ने लोगों को सावधानी बरतने को कहा है, खास करके जिन्हें सांस की तकलीफ रहती है। आसमान में फैले राख की वजह से हवाई जहाजों को भी दिक्कत हो रही थी। राख की वजह से दिल्ली, जयपुर जैसे इलाकों में उड़ानों पर नजर रखी जा रही थी। राख के कण इंजन को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए इंटरनेशनल एविएशन प्रोटोकॉल के तहत सतर्कता बरती जा रही है। भारत के डीजीसीए यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने एयरलाइनों के लिए डिटेल गाइडलाइंस जारी की थी। हालांकि राख बहुत ऊंचाई पर थी, इसलिए टेक ऑफ और लैंडिंग में कोई बड़ा खतरा नहीं था। नरवर से 3 किलोमीटर दूर कचनारिया गांव में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने पूरे क्षेत्र को झकझोर के रख दिया। सरपंच ऋतुराज सिंह झाला एसयूवी लेकर के घर से उज्जैन के लिए निकले ही थे कि तभी घर के पास बने गहरे तालाब में उनकी कार गिर गई और ग्रामीणों की आंखों के सामने ही 40 फीट गहरे पानी में एसयूवी डूब गई। कई लोगों ने हादसे का वीडियो भी बनाया जो कि दिल दहला देने वाला है। तेज रफ्तार में तालाब की पाल पर चढ़ी कार अचानक से अनियंत्रित हो गई और पानी में समा गई। ग्रामीण तैराकों ने मौके पर कूद कर सरपंच को बचाने की कोशिश की, लेकिन गहराई ज्यादा होने की वजह से वे सफल नहीं हो पाए। घटना की सूचना मिलते ही नरवर पुलिस और एसडीआरएफ की 8 सदस्यीय टीम को बुलाया गया। गोताखोर पंकज मालवीय ने करीब 3 घंटे पानी के भीतर रहकर के तलाशी ली। उसके बाद कार की लोकेशन मिली। क्रेन की मदद से जब वाहन को बाहर निकाला गया तो अंदर सरपंच झाला का शव मिला। तो गहरे तालाब में सरपंच की कार थी वो डूब गई है। तेज रफ्तार में अनियंत्रित कार 40 फीट गहरे पानी में डूब गई। ग्रामीणों ने बचाने की तो कोशिश की और वीडियो में ये पूरा मामला कैद हो गया है।
सरपंच घर से उज्जैन के लिए निकले थे और जाते समय उनकी मौत हो गई। एसडीआरएफ की टीम ने 3 घंटे के बाद कार को ढूंढ निकाला। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।